हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का क्या कहता है? यदि आप लोग के पास अभी बुक उपलब्ध है तो अभी देख लीजिए, नहीं तो यहाँ बोर्ड पे हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 को लिख चुके हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रतिरूप दिया हुआ है इसमें आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ पे छोटी संख्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कि चौथे नंबर पंक्ति में छूटी हुई संख्या है, 5वें नंबर पंक्ति में छूटी हुई संख्या है, 6ठे नंबर पंक्ति में छूटी हुई संख्या है, लेकिन 3 पंक्ति में पूरा का पूरा संख्या, यानी कि किस आधार पर, यानी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपका 3 नंबर तक का लाइन बता रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या आएगी, यानी इस खाली जगह में कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी लगातार आने वाली संख्या है। इसे हम क्रमागत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इस तीनों पंक्ति को देख के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी आप लोगों को भी अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि आखिर यहाँ तो पहले पंक्ति में तो समझ लिए कि क्रमागत संख्या है, बट दूसरे पंक्ति में थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि दूसरे पंक्ति में भी क्रमागत संख्या, लेकिन इस तीसरी पंक्ति में क्या भराएगा? इसमें तो 2 6 यहाँ 12, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा? तो इस प्रतिरूप को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि छूटी हुई जगह पे हम कौन सी संख्या को लिखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें क्वेश्चन को समझने के बाद पता चलेगा। तो हम समझते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी लगातार आने वाली संख्याओं का स्क्वायर किया गया है। हमें इस तरह से तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है इस तरह में, यानी 1 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड किया गया है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करके ऐड किया गया है, तब हमें प्राप्त होता है 3 का स्क्वायर। पहले लाइन को समझिए। हम ये कह रहे हैं कि इसमें 4 संख्या का कहानी है। इस क्वेश्चन में 4 संख्या का कहानी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 संख्या कहां से मिला? पहली 2 संख्या जो होगी ना क्रमागत होगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो क्रमागत होनी चाहिए। तो हम पहले पंक्ति को ले लेते हैं, यानी कि 1 2 क्रमागत है, बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है, इसलिए 1 और 2 क्रमागत है, तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, अब क्या बोले? तीसरी संख्या क्या मिलेगी? तीसरी संख्या इसी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, इसी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो 2 क्रमागत संख्या यानी 1 और 2 का हम कर रहे हैं, तो इस पहली और दूसरी क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है 2 एकम 2, तो 2 हो गया। अब इस तीनों का योगफल बराबर होगा किसका? तीसरी संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसके वर्ग के बराबर होगी, यानी कि तीसरी संख्या 2 है और 2 में हमें 1 अधिक, 2 से या तो बोलिए 1 अधिक या 1 जोड़ने पर, मान लीजिए जोड़ लेते हैं 2 में 1 तो 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर होगा किसके? इस तीनों के स्क्वायर के बराबर होगा इस अकेले का स्क्वायर। आप आराम से अभी इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप दूसरे पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पंक्ति आपका क्या कहता है? 2 का स्क्वायर, हम देख लेते हैं 2 का स्क्वायर। अभी इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्या बोले थे? पहली दो संख्या जो होगी यहाँ पे हम 4 जगह ले लेते हैं। ठीक है, जब पहला संख्या हमें प्राप्त हुआ है 2, तो क्रमागत संख्या होगा तो 2 के बाद 3 आएगा, तो यहाँ क्या होगा? 3, लेकिन सभी का स्क्वायर, ठीक है, का जोड़। अब तीसरी संख्या क्या बनेगी? तीसरी संख्या होगी 3 दूनी 6। क्यों, कहां से 6 आया?
हम ये बोले थे जो क्रमागत संख्या होगा ना उसी का गुणनफल। तो 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 6। तो 6 लिखेंगे आराम से, इसका स्क्वायर करना कुछ भी नहीं है, बराबर होगा तीसरी संख्या से एक अधिक बोल दीजिए, या फिर कहिए तीसरी संख्या में एक जोड़ देने पर। तो तीसरी संख्या में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? तीसरी संख्या है 6, इसमें एक जोड़ते हैं तो 7, या फिर कहिए तीसरी संख्या के बाद वाली क्रमागत संख्या, यानी तीसरी संख्या 6 है तो इसकी क्रमागत संख्या 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या आपका दूसरा पंक्ति यही कह रहा है ना? आप लोग अपने बुक में ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का दूसरा पंक्ति यही कह रहा है। अब हम तीसरे पंक्ति पर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सिर्फ एक नंबर लीजिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब तीसरे पंक्ति को समझिए, हम 4 जगह खाली छोड़ते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी में संख्या को ऐड करना है। यहां हम देख रहे क्रमागत संख्या है, हम इस क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने नंबर पंक्ति को समझना है? तीसरे नंबर पंक्ति में। तो एकदम है कि तीसरे नंबर पंक्ति में 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्रमागत संख्या है। आप ऐसे लंबे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आया है, यानी क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्रमागत संख्या, यानी 3 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 4 का स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे? इन दोनों का गुणनफल ऐड करेंगे। किसका? दोनों संख्या का गुणनफल ऐड करेंगे, यानी 3 और 4 का गुणनफल होगा 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के। 12 इन तीनों का स्क्वायर बराबर होगा तीसरे नंबर जो संख्या है ना उसके एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा उसका स्क्वायर, यानी 12 से एक ज्यादा क्या होगा? 12 में एक जोड़ते हैं तो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 4 का स्क्वायर ले लीजिए, चौथे नंबर पंक्ति में है 4 का स्क्वायर, तो यहां पे इसके बाद क्या होगा? क्रमागत संख्या। हम देख रहे हैं 3 का स्क्वायर है तब 4 का स्क्वायर है। क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है कि खाली जगह में क्या भरना है। आप 3 नंबर तक पंक्ति में देख रहे हैं कि 3 के बाद 4 आता है तो क्रमागत संख्या है, तो यहां चौथे नंबर पंक्ति में 4 के बाद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए चौथे नंबर पंक्ति में एक और जगह खाली है, यानी इसमें अगर आप 5 भरिएगा तो इसमें क्या भरिएगा? तो दोनों का गुणनफल भरेंगे, दोनों का गुणनफल, यानी 5 चौके 20 का स्क्वायर बराबर होगा 21 के स्क्वायर। क्या 21 है? यहाँ बिल्कुल है। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि क्वेश्चन आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि किसी दो क्रमागत संख्याओं का योग इसी दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों का योग, समझिए, इस दोनों संख्या का वर्ग का योग और इसी दोनों संख्या के गुणनफल के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी संख्या से एक अधिक, तीसरी संख्या से एक अधिक के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये तीसरी संख्या जो है ना 20, इससे एक अधिक बराबर हो जाएगा इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग के। ठीक है, यानी 4 का वर्ग करते हैं तो 16 मिलता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 मिलता है, 20 का वर्ग करते हैं तो 400 मिलता है, बराबर होगा इस 21 के वर्ग के। आपके फोन में कैलकुलेटर है, तुरंत से आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं कीजिए, आप मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए पेन और कॉपी का यूज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप गुना करते हैं अपने कॉपी और कलम से उतना आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन को जांच करने के लिए आप ये हेल्प ले सकते हैं। ठीक है,
आगे का क्वेश्चन, आगे का नंबर देखते हैं। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है नंबर देख के ही कि 4 का स्क्वायर, तो 4 के बाद आने वाली संख्या 5 का स्क्वायर, और यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों के गुणनफल का स्क्वायर, यानी 4 और 5 के गुणनफल ही होता है 20 का स्क्वायर, बराबर होगा 21 के स्क्वायर के। अब उतना दिमाग लगाने की नहीं है। 5 का स्क्वायर, क्रमागत संख्या यहाँ 6 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल होगा 6 और 5 का गुणनफल होता है 30। 30 का स्क्वायर बराबर होगा तीसरे संख्या के एक अधिक, यानी 30 के एक अधिक 31। समझ रहे हैं आप लोग का, क्लियर हो रहा होगा। 6 नंबर पंक्ति में ध्यान दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी क्रमागत संख्या है, तो क्या करेंगे, तीसरी संख्या क्या होगी, दोनों के गुणनफल, दोनों का गुणनफल 6 और 7 का गुणनफल होगा 42 का स्क्वायर, और यहाँ 42 का बराबर किसका होगा, इस तीसरी संख्या से एक अधिक, तो 42 से एक अधिक 43। अब इससे आगे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, 6 के बाद यहाँ 7 नंबर लाइन बना लेंगे। अगर आप इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उतना कैलकुलेट करने के, यानी उतना गुना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो देखिए इस लाइन को फिर एक लाइन बना दें। देखिए 7 का स्क्वायर, क्रमागत संख्या होगा 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगी, इन दोनों के गुणनफल का स्क्वायर, यानी 7 और 8 का गुणनफल होता है 56 का स्क्वायर, बराबर होगा किसके, 56 है तो 57। ठीक है, 57 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखता है तो आप लोग तुरंत से आंसर दे सकते हैं इस विधि से। यानी जब, हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पहली दो संख्या जो है ना क्रमागत होनी चाहिए, यानी ये संख्या और ये संख्या क्रमागत होनी चाहिए। तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए, इसी पहली और दूसरी का गुणनफल होनी चाहिए। तब चौथी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या से एक अधिक होगी उसका स्क्वायर। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमागत, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी पहली और दूसरी का गुणनफल, और चौथी संख्या होगी तीसरी संख्या से एक अधिक। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिए, आप लोग फिर से देखिए, निश्चित समझ में आएगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का क्या कहता है, आप लोग अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं, अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड की मदद से किसी भी संख्या को जांचते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अभी हमें अभाज्य गुणनखंड की हेल्प नहीं लेना है। क्या लेना है, क्वेश्चन आपका कहता है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। क्रमिक अभी ही समझाएं, क्रमिक उसे कहते हैं यानी लगातार आने वाली संख्या। समझिए यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन यहाँ कह रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। हमें सम संख्या को नहीं ऐड करना है, यानी जो घटाव का क्रिया होगा ना उसमें सम संख्या नहीं विषम का चर्च कर दिया है। तो एक नंबर में है 81, यानी 81 का जांच करेंगे क्रमिक विषम संख्याओं के घटाव की क्रिया से। अब हम समझेंगे कि क्रमिक विषम संख्या कैसे आएगा और किसे कहेंगे। विषम संख्या यानी 2 को तो विषम संख्या कहेंगे नहीं। विषम संख्या क्या है, 3, तो 3 जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी जो 2 से पूरा का पूरा ना कटे, वो क्या है, विषम संख्या है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। क्रमिक है ना, बिल्कुल क्रमिक है। कैसे, क्योंकि 3 और 5 के बीच में कोई भी विषम संख्या नहीं छूटा है।
5 और 7 के बीच में जो संख्या है वो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या के परिवार में जितने भी नंबर आते हैं वो सब इसी तरह यानी लगातार आते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रमिक विषम संख्या क्या है। ठीक है, अब कहता है कि इसी संख्या यानी विषम संख्या के घटाव, यानी इस 81 में क्रमिक विषम संख्या को घटाएंगे। आप लोग अभी समझे कि क्रमिक विषम संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। तो इसमें हमें एक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी जो घटाएंगे उसमें एक ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या है, इसलिए एक जो है ना दोनों परिवार में शामिल हो सकता है, सम संख्या के परिवार में भी और विषम संख्या के परिवार में भी। इसलिए एक को छोड़ना नहीं है, एक को लेके चलना है। तो 81 में हम लगातार आने वाली सभी विषम संख्या को घटाएंगे। कब तक? जब तक कि 0 ना आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तब हम समझेंगे कि 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? अभी समझ में आ जाएगा। 81 में हम स्टार्ट करते हैं विषम संख्या को घटाना। हम अभी क्या बोले? एक को छोड़ना नहीं है। तो 81 में एक को घटाएंगे, कितना आएगा? 80। इस 80 में अब क्रमिक बोल रहा है तो 2 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 विषम संख्या नहीं है। तो क्या आएगा? 3। हमें तो विषम संख्या को ही घटाना है ना। घटाते हैं तो 77। इसमें 5 घटाना है क्योंकि 3 के बाद विषम संख्या 5 है। तो हम इसमें 5 घटाते हैं तो आता है 72। ठीक है, अब इस 72 को यहां लिखते हैं। आप लोग के कॉपी में स्पेस होगा तो आगे भी लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 72 तक हम लिखे हैं तो आप लोग अपने कॉपी में भी 72 तक ही लिखिएगा, नहीं। 72 के बाद इस 72 में क्या घटाएंगे? आगे वाला विषम संख्या, यानी यहाँ 5 तक घटा चुके हैं तो 5 के बाद 7। तो 7 यहां घटाएंगे तो 2 में 7 घटेगा क्या? नहीं। क्या करेंगे? इस 7 से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में 7 घटता है तो 5 और ये बच जाता है 6। यहां तक क्लियर? अब इस 65 जो बचा है, इस 65 में क्या घटाएंगे? विषम संख्या घटाएंगे। कौन सी विषम संख्या? जहां तक घटा ली है उसके बाद वाली। तो हम 7 तक घटा चुके हैं। 7 के बाद कौन सी विषम संख्या? 8। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 सम संख्या है। तो 9 घटाएंगे। तो 9 को घटाते हैं, 15 में 9 घटाते हैं तो 6। ठीक है, और ये बच जाता है 5। तो आपका 56 क्लियर है। 56 में अब क्या घटाएंगे? 11। क्यों? क्योंकि 9 के बाद विषम संख्या क्या है? 11 है। यहां देखिए 6 में 1 घटता है तो 5 और ये 5 में 1 घटता है तो 4। ठीक है, उस 45 को हम यहां लिखते हैं। अब 45 में क्या घटाना है? आगे वाला विषम संख्या। ये 45 कहां से आया? हम यहां तक जो घटाए हैं 81 को घटाते घटाते 45 तक लाए हैं। कहां तक ले जाना है? 0 तक। अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 45 तक आया। अब आगे वाला संख्या घटाते हैं। 11 के बाद होता है 13। हम 13 को घटाते हैं। 5 में 3 घटाते हैं तो 2 और 4 में 1 घटाते हैं तो 3। ठीक है, अब इस 32 में यानी 32 में क्या घटाएंगे? इसके बाद वाला संख्या। देखिए इसके बाद वाला संख्या क्या है? 13 के बाद कौन सी संख्या? विषम संख्या। बाद वाली संख्या नहीं, विषम संख्या। तो 13 के बाद विषम संख्या 15। 15 घटाते हैं। 12 में 5 घटाएंगे तो 7 और ये बच जाएगा 2। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आता है 17। अच्छे ढंग से समझने के लिए 17 को यहां लाते हैं। ये 17 कहां से आया? ये वाला, इसको उठा के लाए यहां। अब इसमें क्या घटाना है? इसमें
विषम संख्या 15 तक घटा चुके हैं, तो 15 के बाद क्या आता है? 17। हम 17 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0, और हमें यही चाहिए कि 0 अगर आ जाएगा, यानी विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्याओं का घटाव करते करते अगर हमें 0 रिजल्ट में आता है, आंसर में 0 आता है, तो हम समझते हैं कि ये जो संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 0 नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम 81 का जांच कर लिए, ये 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। कैसे जांच किए हैं? अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्रमिक विषम संख्याओं के घटाव की क्रिया द्वारा जांच किए हैं। आप लोग सीखे होंगे कि क्रमिक विषम संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है। 121 है। इस 121 को जांच करना है कि क्या यह विषम संख्या है। बिल्कुल होगा, यानी 11 विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्या को हम घटाएंगे ना, 11 विषम संख्या, क्या 11 नहीं, 11 नंबर होना चाहिए, यानी विषम संख्या 11 होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ 121 में पहले हम यहीं से घटाना स्टार्ट करते हैं। 1 को घटाते हैं तो 120 मिलता है। 120 में 3 घटाते हैं तो 117 मिलता है। 117 में 5 घटाते हैं तो 112 मिलता है। क्लियर है? इस 112 को हम यहां लाते हैं, 5 तक यहां घट चुका है, अब क्या घटेगा? 7, तो हमें 105 मिलता है। 105 में क्या घटेगा? 9 घटेगा। क्या होगा? 15 में 9 जाएगा, 6, और ये 9 बचेगा। ठीक है, 9 के बाद आता है 11, 11 घटता है तो यहां हम घटा लेते हैं। 6 में 1 घटेगा तो 5, समझिएगा, यहां से घटा के हम यहां लिख रहे हैं। 6 में 1 घटाए 5, 9 में 1 घटाए 8। क्लियर है? अब 11 तक तो घटा चुके थे, तो क्या घटाना है? 13। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम यहाँ उस संख्या को घटा रहे हैं जो संख्या विषम संख्या है। ठीक है, 13, 5 में 3 घटाते हैं तो 2, और 8 में 1 घटाते हैं तो 7। ठीक है, अब हम अगला विषम संख्या यानी कि 15 आता है। 15 को घटाते हैं, 12 में 5 घटाते हैं 7, 6 में 1 घटाते हैं तो 5। ठीक है, 57 आता है, हम 57 को यहां लिखते हैं। 15 तक घटा चुके हैं, अब अगला विषम संख्या है 17। 17 को घटाते हैं, 7 में 7 घटाते हैं तो 0, और 5 में 1 घटाते हैं तो 4। ठीक है, अब हम घटाते हैं 19। 10 में 9 घटाते हैं तो 1, देखिएगा 10 में 9 घटाते हैं तो 1, 3 में 1 घटाते हैं तो 2। क्लियर है? सॉरी, यहां बराबर का चिन्ह होगा, यहां फिर से ध्यान दीजिएगा। 10 में 9 घटाते हैं तो 1, 3 में 1 घटाते हैं तो 2, आया 21। उस 21 को यहां लिखते हैं। अब कौन सी संख्या घटेगी? 19 तक तो घटा चुके, तो 19 के बाद की विषम संख्या 20। 20 विषम संख्या नहीं है, क्या है? सम संख्या है। तो 19 के बाद वाली विषम संख्या 21। यहां देखिए 21 में 21 घटाए तो हमें मिल गया 0, यानी 0 मिल गया, तो हमें समझ में आ रहा है कि 121 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? पूर्ण वर्ग संख्या का डेफिनेशन क्या है? आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। वैसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे जब वह किसी संख्या का वर्ग हो, यानी 121 को तब हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे जब ये 121 ना किसी संख्या का वर्ग होगा। अब हमें बताइए कि क्रमिक विषम संख्याओं के घटाव की क्रिया के द्वारा क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग है? अगर नहीं तो समझिए यहाँ कि विषम संख्या कौन कौन सी है, पहले उस पे हम क्या करते हैं? मार्क लगाते हैं। इससे आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, विषम संख्या 1 को घटाए, 3 को घटाए, 5 को घटाए, जो जो विषम संख्या है देखिए हम वहां मार्क लगा रहे हैं।
7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। ये सब विषम संख्या है। तो सबको देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बोले थे 11 विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा, सॉरी 0 प्राप्त होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो डेफिनेशन भी क्लियर करता है कि ये 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है यानी वर्ग है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, 144 को क्रमिक विषम संख्याओं की घटाव की क्रिया द्वारा क्या आप जांच कीजिए। तो आप लोग, हमें विश्वास है कि ये जो 81 और 121 को घटाए हैं, इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि हम इस 144 में अभी तुरंत क्या घटाना स्टार्ट करेंगे। 144 में अभी हमें 1 को माइनस करना है, जो प्राप्त होगा 140 बाद क्या माइनस कीजिएगा, आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन को हम घटा के आप लोग को समझा चुके हैं। तो ये 144 वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, यानी क्रमिक विषम संख्याओं का घटाव करके 0 लाना है। हम ये समझ रहे हैं कि 144 पूर्ण वर्ग है, इसका आंसर हाँ में आएगा, और ये आंसर क्या आएगा, ये 12 का वर्ग है। ठीक है, लेकिन इसमें कहता है कि क्रमिक विषम संख्याओं के घटाव, तो उसको तो आपको स्पष्ट करके दिखाना होगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, 36 है। 36 4 नंबर में है। 36, क्या 36 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। कैसे? विषम संख्या से जांच करेंगे। 36 में माइनस करेंगे पहले 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, जहां तक तब तक घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो कितने संख्या को घटाना होगा इसमें? 6 विषम संख्या को घटाना होगा, क्योंकि 36 का क्या होता है वर्ग? वर्गमूल 6 होता है। 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 6 का वर्ग करने पर 36 प्राप्त होगा, और 36 कब प्राप्त होगा? जब हम क्रमिक विषम संख्याओं को ऐड करेंगे। और वर्गमूल कैसे प्राप्त होगा? जब हम क्रमिक विषम संख्याओं को घटाएंगे। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए आप लोग सीखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आप लोग अगर नियम को जानते होंगे तो अभी आप समझ रहे होंगे कि नीचे जो संख्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा, कौन सी संख्या का वर्ग सम होगा। क्योंकि नियम हमारा यह कहता है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होता है, किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। विषम संख्या कैसे पहचानते हैं? जब किसी संख्या के इकाई अंक पर विषम संख्या मिले तो वह विषम संख्या है। जब किसी संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 या 0 मिले तो वो क्या है? सम संख्या है। तो किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में है 531। 531, इस 531 में देखिए कि ये विषम संख्या है क्या? बिल्कुल है। इसका हमें 531 गुने 531 करके नहीं जांच करना है, हमें नियम को याद रखना है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा अगर नियम पे विश्वास नहीं है तो ये 531 विषम संख्या है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 मिल रहा है, तो ये कभी भी सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? बार बार आप लोगों से कह रही हूं कि जिस संख्या
जो संख्या 2 से विभाज्य हो वह सम संख्या, जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्या। 531 कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है। क्लियर है? तो 531 विषम संख्या, इसका वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगा। तो आंसर में इसको ऐड कीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 5436। क्या इसका वर्ग करने पर विषम संख्या मिलेगा? इसका 5436 को इसी संख्या से गुना करेंगे तभी ना वर्ग होगा। तो हम देखते हैं कि ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तो आप लोग को गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग तो समझदार हैं, जान रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो आंसर में इस संख्या को शामिल नहीं कीजिएगा, यानी ये रॉन्ग है। ठीक है? तो ऐसे आंसर नहीं देना है, आप लोग को आंसर देना है कि 531 का वर्ग करने पर विषम संख्या, यानी जो संख्या जिस संख्या का वर्ग विषम होगा ना, सिर्फ उसी को लिखिए, यानी हल लिख के और आंसर में सिर्फ संख्या दीजिएगा। जैसे 531 है तो 531 को ऐड कीजिएगा। ये दूसरा नंबर वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्ग करने पर हमें सम संख्या मिलेगा, तो इसको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है? सिर्फ यहां समझिए और आंसर में आप लोग को वही संख्या लिखना है जो जिसका वर्ग विषम होगा। तो विषम का वर्ग विषम होता है। क्लियर है? तीसरा नंबर क्या है? यहां देखते हैं कि यह विषम संख्या है। तीसरे नंबर में हम ध्यान देते हैं विषम संख्या, वो कैसे? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 9 है और 9 है तो 9 तो विषम है, इसलिए यह विषम संख्या है। तो यह भी आंसर में होगा, क्योंकि इसका अगर वर्ग करेंगे ना तो विषम ही मिलेगा, सम नहीं मिलेगा। तो हमें विषम ही पूछना है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन सी संख्या विषम है। 3 नंबर तक हो गया। 4 नंबर में आप लोग का क्या कह रहा है? 4 नंबर यह है 82004। इतने बड़े नंबर हैं, क्या आप इसका स्क्वायर करके जांच कीजिएगा? नहीं, सिर्फ आपको संख्या को पहचानना है कि यह संख्या क्या है। संख्या सम संख्या है। कैसे? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 मिल रहा है, और यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 4 मिल रहा है, कहने का मतलब ये सम संख्या है। ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, पक्का 2 से विभाज्य हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग जांच कर लीजिएगा। तो 82004 इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सम है और इसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन पूछ रहा था विषम संख्या का, तो कौन कौन से संख्या होंगे? ये और ये 2 संख्या विषम है, तो ये दोनों आप आंसर में लिखिएगा। 11 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो प्लीज इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम हर एक वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन वीडियो को देख के अगर आप लोग समझ जाते हैं तो प्लीज खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट मेरी मानिए, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख रहे होंगे तो प्लीज खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार कीजिए, खुद आ जाएगा। इतना अच्छा लगेगा जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना? तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।